नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार स्वामी एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की, यानी कि प्लेट टेक्टोनिस। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिस क्या होता है इसके बारे में अपन जो है विस्तार से पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए बगैर लगातार देखते रहिए। इस सिद्धांत के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में कि प्लेट विवर्तनिक क्या है। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की बात करें या प्लेट टेक्टोनिक्स की आप बात करें तो 1960 के दशक में जो है अनेक जो है पूरा चुंबकीय भूकंपीय सर्वेक्षण एवं सागर नीतल प्रसरण संबंधित अनुसंधानों के आधार पर जो है महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में जो था वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है वो आया था। मोस्टली ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत के आने के पीछे के कारण या ये सिद्धांत का प्रतिपादन है, इसके पीछे जो महत्वपूर्ण बिंदु है या महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है सागर नीतल प्रसरण का जो सिद्धांत है। ये सिद्धांत उससे ज़्यादा काफ़ी प्रभावित है और ये अपन ये कह सकते हैं कि जो सागर नीतल प्रसरण का सिद्धांत है वही क्या है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का क्या है, मतलब जनक है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे तो सागर नीतल प्रसरण का सिद्धांत है वो 1960 में हैरी हेंस ने दिया था। और जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है ये भी 1960 में ही आया था। और इसके प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक भी हैरी हेंस है। ठीक है, हैरी हेंस ने ही प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, बहुत सी बुकों की अगर अपन बात करें तो बहुत सी बुकों के अंदर ये जो है कहा गया है कि आपका जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, ठीक है, वो 1967 में आया था। और मॉर्गन पार्कर और जो आपके मैकेंजी हैं इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। तो ये जो बात है ये सरासर गलत है। देखिए ये वैसे पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें गलत हैं। गलत क्या है कि प्रतिपादन किया, ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा जो ये बहुत ही कम बुकों में मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो है वो महत्वपूर्ण रहती हैं और मैं आपको वही चीज़ें बताता हूँ जो चीज़ें एकदम सही होंगी। ठीक है, कई बुक्स में जो है अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि उन जो 1960 में हैरी हेंस थे उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन से सिद्धांत का, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का। ठीक है, अब 1967 में क्या हुआ था, मॉर्गन का और उनका नाम क्यों आता है तो इसके पीछे का भी मैं आपको कारण यहाँ बताता हूँ या स्पष्ट करता हूँ। ठीक है, तो 1967 में ही जो है आपके मॉर्गन है, पार्कर है और मैकेंजी है। ठीक है, तो इन तीनों ने मिलकर जो है इस सिद्धांत की क्या की थी, व्याख्या की थी। इसलिए आपको याद रखना है कि मॉर्गन, पार्कर और आपका जो मैकेंजी है वो इस सिद्धांत के जो है प्रतिपादक नहीं है, बल्कि इस सिद्धांत की उन लोगों ने व्याख्या की थी। ठीक है, दिया किसने था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, हैरी हेंस ने। कब, 1960 में। व्याख्या किसने की, मॉर्गन, पार्कर और मैकेंजी ने। कब की थी, 1967 में की थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अगर अपन बात करें तो जो प्लेट शब्द है, इस प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो टूजो विल्सन ने किया था। और टूजो विल्सन थे वो आपके कैनेडियन जो है वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग है वो किया था। तो टूजो विल्सन है वो पृथ्वी की बाहरी परत के लिए ये किया गया। यह परत क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल की जो है सम्मिलित इकाई है जो स्थल मंडल के नाम से जानी जाती है। तो प्लेट्स किसे कहेंगे कि पृथ्वी की ऊपरी परत और उसके नीचे स्थित जो है ऊपरी मेंटल। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्थल खंड बनाते हैं। और उसी स्थल खंड को जो विल्सन है उन्होंने इसको क्या कहा, प्लेट्स कहा। ठीक है, और इसकी जो मोटाई है वो 100 किलोमीटर है, वह विस्तार है वो महाद्वीप और महासागर दोनों पर जो है इसका पाया जाता है। ये जो परत है ये कठोर, पतली, भंगुर व उल्टी सूप के प्लेट के समान है। ठीक है, तो ये इसमें रहेगा। इस सिद्धांत की अगर अपन बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार जो समस्त स्थलखंड है उसको 6 बड़ी व
20 छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया, यानी जो प्लेटों की संख्या है वो मुख्य प्लेट हैं वो 6 हैं, ठीक है, और संभावित जो प्लेटें हैं वो यानी छोटी प्लेट है जिसको आप कह सकते हो तो वो 20 हैं। तो आपको याद रखना है बड़ी प्लेटों की संख्या 6 है, छोटी प्लेटों की संख्या 20 है। जो ये जो हमारी जो पृथ्वी की सतह है, ऊपरी सतह है, इस पर जो है एक दूसरे के संदर्भ में गतिशील होती हैं, अभिसरित होती हैं, अपसरित होती हैं और रगड़ खाती हैं, जिससे भूकंप है, ज्वालामुखी है, गर्त का जनन जैसे विवर्तनिक जो क्रियाएं हैं वो होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे आगे जब हम इसकी सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेट के ये जो संपूर्ण गतिक्रम है इसको ही प्लेट विवर्तनिक कहा जाता है, यानी प्लेट्स जो है उनका जो जो ये पूरी प्रोसेस है, पूरी क्रियाएं जो है इनके द्वारा गठित होती हैं, ये सभी जो घटनाएं हैं वो घटनाएं ही क्या कहलाती हैं, प्लेट विवर्तनिक कहलाती हैं। मुख्य प्लेटों की बात करें तो मुख्य प्लेटों के बारे में विद्वान एकमत नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है जो विद्वान है वो विद्वान एक मत नहीं है, ठीक है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है। यहाँ पर अगर अपन बात करें फिर भी जो मॉर्गन है, मॉर्गन ने संपूर्ण स्थलखंड को 6 बड़ी प्लेटों में और 20 छोटी प्लेटों में विभाजित किया है, ठीक है। तो ये किसने किया है, मॉर्गन ने किया है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ आप जो है प्लेटों का विश्व वितरण है वो आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पर जो मुख्य जो बड़ी प्लेटें हैं उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें बड़ी और छोटी प्लेटें हैं वो सारी आपकी यहाँ मौजूद है, ठीक है, जो आपको इस मैप के अंदर दिख रही हैं, जिसमें अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। इसके अलावा आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये सारी जो प्लेटें हैं वो इसके अंदर दी हुई हैं। तो ये जो मैप है वो इसलिए दिया गया है ताकि आप जो है विश्व के मानचित्र पर इन प्लेटों को समझ सको। अब आप बात करते हैं जो मैप अपन ने देखा था उसी मैप के आधार पर जो प्लेटें थी उन प्लेटों का अपन पूरा विस्तृत वर्णन करते हैं। तो 6 प्लेटें हैं, तो उनमें सबसे पहले आपकी आती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इसको इंडियन प्लेट भी कहा जाता है, ठीक है। एक नाम इसका हो गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दूसरा नाम है इसको सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्लेट भी कहा जाता है, और तीसरा है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, ठीक है। तो ये 3 नाम इस प्लेट के हैं। तो ये प्लेट एक ही है, नाम 3 जरूर है, ठीक है। तो ये आपको विशेष याद रखना है कि इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, ये तीनों ही जो है वो एक ही प्लेट का नाम है जिसको आप इंडियन प्लेट कह सकते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो अगर अपन बात करें तो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का जो स्थलीय जो भाग है वो आता है। इसके अलावा हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर का दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है, महासागरीय भाग जो है वो इसमें सम्मिलित है। तो मोस्टली आपको याद रखना है कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर, इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा जो इंडियन प्लेट के अंतर्गत आता है। दूसरी प्लेट की अगर अपन बात करें तो ये है यूरेशियन प्लेट। ये एकमात्र ऐसी प्लेट है जो अधिकांशतः पूरी तरह से महाद्वीपीय पपड़ी से बनी हुई है, ठीक है, या महाद्वीपीय भूपटल से जो है ये निर्मित है। ये प्लेट जो है पश्चिम में अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक व दक्षिण में आल्पाइंस हिमालय पर्वतक्रम पूर्व चापों तक फैली हुई है। तो ये इस प्लेट के अंतर्गत आपका मोस्टली जो है कौन सा भाग आते हैं, यूरेशिया आता है। यूरेशिया मतलब एशिया और यूरोप का जो संयुक्त क्षेत्र है उसको यूरेशिया कहते हैं, जो इस प्लेट के अंतर्गत आता है, और यही कारण है, इसी कारण से इस प्लेट का नाम यूरेशियन प्लेट है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें अफ्रीकन प्लेट की, तो ये एक मिश्रित प्लेट है। मिश्रित प्लेट का मतलब क्या हुआ कि ये महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट है, यानी ये जो प्लेट है इसका कुछ भाग महासागर से बना है तो कुछ भाग जो है इसका आपका महाद्वीप से बना है। इसका विस्तार की अगर अपन बात करें तो भारत के दक्षिण में अंटार्कटिका, पश्चिम में मध्य अटलांटिक कटक व उत्तर में यूरेशियन प्लेट तक जो है ये फैली हुई है, ठीक है। यानी ये इंडियन प्लेट से, यूरेशियन प्लेट से और अंटार्कटिका और मध्य अटलांटिक कटक के बीच में ये जो है पूरी फैली हुई है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें आपकी अमेरिकन प्लेट, इसके अंतर्गत जो है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीपीय पपड़ी जो है वो शामिल है। पूरब भी इसका जो पूर्वी भाग है उसके अंदर मध्य अटलांटिक कटक तक फैली हुई महासागरीय पपड़ी सम्मिलित है। यह प्लेट जो है अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर विस्तृत है और प्रशांत महासागरीय प्लेट से मिलती है, ठीक है। तो इसकी बात करें
तो ये दोनों ही अमेरिका और मध्य अटलांटिक कटक तक जो है आपका अटलांटिक महासागर जो है इसके अंतर्गत आता है। और पश्चिम में ये जो है अपनी सीमा है वो प्रशांत महासागरीय प्लेट से बनाती है। ठीक है, ये और ये प्लेट जो है वो पश्चिम की ओर गतिमान है, यानी ये प्लेट जो है वो पश्चिम की ओर गति कर रही है। ठीक है, परिणाम स्वरूप अमेरिका के दोनों ही किनारों पर कोई जो पूर्वी किनारे हैं उन पर कोई भी विवर्तनिक घटनाएं नहीं है। ये भी आपको याद रखना है कि अमेरिका का जो पश्चिमी किनारा है उस पर विवर्तनिक घटनाएं होती हैं, लेकिन पूर्वी किनारे पर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये प्लेट की जो गति है, ये गति कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में, इसलिए कोई भी विवर्तनिक घटनाएं नहीं घटित होती हैं। उसके बाद में और एक और मैं आपको यहाँ बताऊँ तो जो कुछ नई बुक्स जो आई हैं उनके अंदर जो मुख्य प्लेटें हैं उनकी संख्या 7 है। ठीक है, यहाँ अपन 6 पढ़ रहे हैं तो उनमें 7 है। अब आप कहोगे कि भाई 6 है 7 है, तो देखो आपको दोनों याद रखनी है और इसमें कोई नई चीज़ शामिल नहीं हो रही है। जो आपकी ये 6 ही है वही है। यहाँ पर देखो अमेरिकन प्लेट को एक ही रखा गया है, जबकि जो नई बुक्स हैं उनमें जो प्लेटों की संख्या 7 है तो उनमें क्या किया गया है, अमेरिकन प्लेट का विभाजन कर दिया गया है, यानी उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कि उत्तरी अमेरिकन प्लेट होगी उसमें उत्तरी अमेरिका और मध्य अटलांटिक कटक तक, दक्षिणी जो अमेरिकन प्लेट होगी उसमें दक्षिणी अमेरिका और मध्य अटलांटिक कटक तक का अटलांटिक महासागरीय भाग सम्मिलित है। ठीक है, यानी इस प्लेट को 2 भागों में डिवाइड कर देना है। जो अमेरिकन प्लेट है उसको 2 भागों में डिवाइड करते ही आपकी 7वीं प्लेट है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नंबर 5 पे आपकी आती है प्रशांत प्लेट। तो ये जो प्रशांत प्लेट की अगर अपन बात करें तो ये एकमात्र महासागरीय प्लेट है। महासागरीय प्लेट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि पूरी तरह या इसका अधिकांश भाग जो है वो महासागर से बना हुआ है, या इस प्लेट के ऊपर महासागर विस्तृत है, यानी प्रशांत महासागर जो है इस प्लेट के ऊपर अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपकी एकमात्र प्लेट है जो महासागरीय पपड़ी से बनी हुई है या महा ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपके आता है अंटार्कटिका प्लेट। ये अंटार्कटिका प्लेट का अधिकांश भाग है वो हिमाच्छादित है। ये आपको पता ही कि अटलांटिक जो है वो हिम से ढका हुआ है। ये प्लेट अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर और मध्य महासागरीय जो भाग है उसमें फैली हुई है। तो इस प्रकार से आपकी ये जो मोस्टली है तो ये प्लेट विस्तृत है। अब अपन नेक्स्ट अपन जानते हैं प्लेटों के प्रकार। तो प्लेटों के प्रकार की बात करें तो प्लेट्स जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है महाद्वीपीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट क्या होती है? तो ऐसी प्लेट जो पूरी तरीके से किससे बनी हुई हो? महाद्वीपीय भाग से बनी हुई, यानी महाद्वीपीय पपड़ी से बनी हुई हो, ऐसी प्लेट महाद्वीपीय प्लेट कहलाती है। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जिसका संपूर्ण भाग है वो स्थल हो। ठीक है, तो ऐसी प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहेंगे। दूसरी है महासागरीय प्लेट। तो इसमें जो प्लेटें हैं वो प्लेट जो होती है वो उसका अधिकांश भाग जो है वो महासागर के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो ऐसी प्लेट को महासागरीय प्लेट कहेंगे। और इसमें आपका जो उदाहरण रहेगा वो कौन सा रहेगा? प्रशांत महासागर रहेगा, क्योंकि प्रशांत महासागर है वो पूर्णतः प्रशांत महासागरीय प्लेट के ऊपर है। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट का उदाहरण हो जाएगा। महाद्वीपीय प्लेट के उदाहरण की बात करें तो इसमें आपका यूरेशियन प्लेट हो जाएगी। यूरेशियन प्लेट जो है वो पूरी तरीके से महाद्वीपीय प्लेट है। और उसके बाद में तीसरी प्लेट आपकी आती है महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट। अब ये जो ऐसी प्लेटें होती हैं जिनके ऊपर जो है या इनके निर्माण के अंदर महाद्वीप और महासागर दोनों ही पाए जाते हैं, तो ऐसी प्लेटें जो हैं महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट कहलाती हैं। इसमें आपकी जो बाकी की जो प्लेटें बच गई हैं वो सारी की सारी इन्हीं के उदाहरण हैं। जैसे अफ्रीकन प्लेट है और आपकी दोनों अमेरिकन प्लेटें हैं। ठीक है, इंडियन प्लेट है। ठीक है, अंटार्कटिका प्लेट है। ये तो ये सारी की सारी प्लेटें हैं वो किसका उदाहरण है? महासागरीय वो महाद्वीपीय प्लेट के उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो प्लेटें हैं वो आपको पता चल गई है। महाद्वीपीय प्लेट जो पूरी तरीके से महाद्वीप से बनी हो, उदाहरण आपका यूरेशियन प्लेट। महासागरीय प्लेट ऐसी प्लेट जो पूरी तरह महासागर से बनी हुई हो, उदाहरण आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। तीसरी आपकी हो जाएगी महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट। तो ऐसी प्लेट जिनके निर्माण में महाद्वीप और महासागर दोनों जो है पाए जाते हैं, तो ऐसी प्लेट को महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। ये जो 6 प्लेट हैं
सॉरी, पांचों प्लेटें हैं, ये पांचों प्लेटें आपकी इसके उदाहरण हो जाएंगी। अब बात करते हैं अपन प्लेटों के किनारों की। तो प्लेट्स किनारे क्या होते हैं, तो भूगर्भ की सारी जो विवर्तनिक क्रियाएं हैं वो क्रियाएं जो आपकी रहेंगी वो प्लेटों के किनारे पर ही संपन्न होती हैं। और या अपन कह सकते हैं कि जो प्लेटों के जो किनारे होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन किनारों की वजह से ही हमारे जो पृथ्वी है या स्थलमंडलीय भाग है या जलमंडलीय भाग है, इसमें होने वाली जो विभिन्न परिवर्तन है वो इसी के ही देन होती हैं। तो आइए जानते हैं प्लेट किनारे जो है क्या होते हैं। तो प्लेट किनारे जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्लेट किनारे हैं वो आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है रचनात्मक किनारा, इसको आप अपसरण किनारा भी बोल सकते हो। ठीक है, ये रचनात्मक किनारा है, उसको अपसरण किनारा भी आप कह सकते हैं। इन किनारों के सारे दो प्लेटों का क्या होता है, अपसरण होता है। ठीक है, जिससे जो रिक्त स्थान बनता है और ऊपर मैग्मा निकलता है और वहाँ पर क्या करता है उसी क्षेत्र में, इसलिए इसे रचनात्मक किनारा भी कहते हैं। अटलांटिक कटक ऐसे ही पार्श्व जो है मिलते हैं। तो नॉर्मली क्या हो जाएगा कि दो प्लेटें हैं, यानी रचनात्मक किनारे में क्या दो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर होते हुए, ठीक है, एक दूसरे से दूर हटती हैं और उनके बीच में जो है रिक्त स्थान बन जाता है और उस रिक्त स्थान के अंदर क्या हो जाता है, मैग्मा जमा हो जाता है और ये मैग्मा जमा होकर ऊपर की ओर उठता है और वहाँ एक नए क्षेत्र का विकास कर देता है। ठीक है, और यही कारण है कि इसमें क्या होता है, किसी नई चीज़ की रचना होती है, इसीलिए इसको रचनात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। ठीक है, और आपका इस जो उदाहरण रहेगा इसमें जो एटलांटिक कटक है, ठीक है, तो उस जो उस पर पार्श्व मिलते हैं वो पार्श्व इसके एक अच्छा उदाहरण हो सकते हैं। तो याद रखना है, रचनात्मक प्लेट किनारे को अपसरण प्लेट किनारा भी कहते हैं। दूसरा आपका होगा विनाशात्मक प्लेट किनारा। ठीक है, और इसको जो है अभिसरण प्लेट किनारा भी कहते हैं। अब अभिसरण प्लेट किनारा भी जो है कहते, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि विनाशात्मक है, यानी इसमें क्या होता है कि हमेशा क्या होता है, कोई ना कोई नुकसान होता है या किसी न किसी चीज़ का विनाश होता है। इसमें क्या होता है कि दो प्लेटें हैं वो क्या है एक दूसरे की तरफ अभिसरण होती हैं। जो कम घनत्व वाली प्लेट है वो अधिक घनत्व वाली प्लेट जो है वो उसके नीचे विस्थापित हो जाती है। ठीक है, और जिसकी वजह से तापमान की वजह से उसका अग्रभाग टूटकर पिघल जाता है, अतः इसे विनाश किनारा कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो पदार्थ है वो पुनः कमज़ोर भूपटल को तोड़कर ज्वालामुखी एवं द्वीपचापों को जन्म देता है। प्रशांत महासागरीय प्लेट किनारे पर द्वीपीय व ज्वालामुखी श्रृंखलाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपका ये रहेगा, तो इसमें काफ़ी जो है विनाश की संभावना होती है, इसीलिए इसको विनाशात्मक किनारा भी कहते हैं। यहाँ पर आप जो चित्र है उस चित्र में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से जो है आपका जो है किनारे आपके रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप अच्छे से इसको देखकर इसको स्टडी कर सकते हो। और सागर नीतल फैलाव है, इसमें अपसरण है, अभिसरण है, संरक्षी है, रूपांतरण, तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। अब अगर नेक्स्ट अपन बात करें तो आपका रहेगा संरक्षी किनारा। तो ये जो किनारा है ये दो प्लेटें आपस में सरकती हैं, न इसमें न तो किसी प्लेट का क्षरण होता है और ना ही यहाँ पर कोई नए पदार्थ का सर्जन होता है, केवल रूपांतरण भ्रंश का निर्माण होता है। और यही कारण है कि इसमें को जो है संरक्षी किनारा भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि संरक्षी किनारा क्या होता है कि इसमें दो प्लेटें आपस में सरकती हैं और ना तो यहाँ पर किसी प्लेट का क्षरण होता है यानी नष्ट होती है और ना ही किसी नई चीज़ की उत्पत्ति होती है। और यही कारण है कि इसको संरक्षित कारण क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल जो रूपांतरण भ्रंश होती हैं उन्हीं का निर्माण होता है। अमेरिका के पश्चिमी भाग में जो सेंट एंड्रियान्स भ्रंश है वो दो प्लेटों के उप प्लेटों के संरक्षण का ही जो है कारण है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि अमेरिका की जो सेंट एंड्रियान्स भ्रंश है वो किसका उदाहरण है, संरक्षी प्लेट किनारे का उदाहरण है। अब अपन बात करें प्लेट की गति के कारण, तो प्लेट की जो गति है इसके पीछे के जो कारण है वो
की अगर अपन चर्चा करें तो पृथ्वी पर स्थित जो रेडियो धर्मत्व से जो उत्पन्न भूतापीय ऊर्जा है सवहनीय तरंगों के रूप में ऊपर उठकर प्लेटों में जो है गति उत्पन्न करती है। यानी पृथ्वी के अंदर आपको पता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं, और इन रेडियो एक्टिव पदार्थों से क्या होता है, भूतापीय ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है, और ये भूतापीय ऊर्जा संवहनीय तरंगों के रूप में ऊपर उठकर प्लेटों को गति प्रदान करती है। ठीक है, संवहनीय क्या होता है, ऊर्जा या वायु जो भी होती है उसका ऊपर की ओर उठना। ठीक है, यानी ऊर्ध्वाधर चलना ही क्या होता है, संवहनीय तरंग होती है। ठीक है, तो ये उनको गति प्रदान करती है। प्लेटों के एकदम नीचे संवहनीय तरंगों का प्रवाह उन्हें क्षैतिज गति देता है। तो जो नीचे से आपका जो संवहनीय तरंग जो आएंगी प्लेटों के टकराएंगी, तो वो प्लेटों के टकराने के बाद प्लेटों को क्या है, जो क्षैतिज गति है वो प्रदान करती है। मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भीतर से जो मैग्मा का ऊपर आना एवं अभिसारी पार्श्वों पर प्लेट के नीचे धंसकर मेंटल में पहुंचना संवहनीय तरंग की मुख्य गतियां हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी, चाहे वो अटलांटिक जो मध्य महासागरीय कटक है उनके अंदर से जो मैग्मा है उसका ऊपर आना या प्लेटों का नीचे धंसना, ठीक है, अभिसरण होना। ठीक है, तो ये सारी की सारी संवहनीय तरंगों की मुख्य गतियाँ। अब अगर अपन बात करें तो प्लेट विवर्तनिक के साक्ष्य, तो प्लेट विवर्तनिक साक्ष्यों की बात करें तो इसका पहला साक्ष्य है कि सागर नीतल जो प्रसरण है वो क्या है, इसके लिए मोस्ट है, क्योंकि अपसारी पार्श्वों पर दो प्लेटों की विपरीत दिशा में प्रवाह के रिक्त स्थान बनते हैं और इन रिक्त स्थानों के बीच संवहनीय क्रियाएं द्वारा मैग्मा ऊपर उठता है, यहाँ पर लावा के रूप में जमा हो जाता है जिससे नई सेलों की उत्पत्ति होती है। इस क्रिया की नियंत्रण से निरंतर चलने से नई सेल पपड़ी बनने का क्रम चलता रहता है। परिणाम स्वरूप महासागरीय तल्ली का विस्तार होता है। जैसे मध्य अटलांटिक कटक के दोनों और लावा बाहर निकलकर नवीन पपड़ी का निर्माण कर रहा है, जिससे अटलांटिक महासागर का जो है फैलाव हो रहा है। महासागरीय तल्ली के विस्तारण से महाद्वीपीय और महासागरीय अस्थिरता की संकल्पना को प्रमाणित करता है। तो ये जो सिद्ध है इसमें आपका पहला आपका जो रहेगा, तो यहाँ पर ये आपका जो है पहला इसका ये रहेगा जिससे क्या है, सागर नीतल प्रसरण है वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की व्याख्या करता है। दूसरे की अगर अपन बात करें तो महाद्वीपीय जो विस्थापन है पूरा चुंबक व सागरीय तल्ली जो प्रसरण से संबंधित नवीन खोजों के आधार पर इस तथ्य को बल मिला है कि महासागर और महाद्वीप बेसिन कभी स्थिर व अस्थायी नहीं रहे हैं, और इन खोजों के आधार पर ही अभी तक पिछले 20 करोड़ वर्षों पूर्व महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित जानकारियां उपलब्ध हुई है। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की पुष्टि है वो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत भी करता है। उसके बाद में दरारी घाटियां हैं या दरार घाटियां हैं उनका चौड़ा होना, तो ये भी इस बात की पुष्टि करता है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है वो है, और प्लेट्स क्या हैं, गतिमान है और एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और ऐसा तभी संभव है जब जो प्लेटें हैं वो गति करती हैं, वरना किसी घाटी का चौड़ा होना संभव नहीं है। तो इसके पीछे का कारण यही है, और इसमें उदाहरण आप दे सकते हो कैलिफोर्निया की खाड़ी का जो है विस्तार हो रहा है, और इसके अलावा लाल सागर व अदन सागर हैं उनका भी जो विस्तार हो रहा है, और इसकी दर जो है 1 सेमी प्रति वर्ष है। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। इसके अन्य की अगर अपन बात करें तो अन्य में आपके आ जाएंगे प्लेट विवर्तनिक कारणों के अनेक प्रभाव भी पड़ रहे हैं, जिसको इसी अध्याय में अन्य बिंदुओं की विवरण को समझा से ज्वालामुखी घटनाएं, भूकंप, पर्वत निर्माण, द्वीपचाप आदि निर्माण ऐसी प्रभाव है, क्योंकि ये जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है वो भूकंप की, ज्वालामुखी की, पर्वतों की, द्वीपचापों की, इन सब की क्या करता है, व्याख्या करता है, और इन्हीं का और यही जो है ये क्या है, प्लेट विवर्तनिक को साक्ष्य भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि अधिकांश भूगोलवेत्ता, भूगर्भ शास्त्री तथा भूवैज्ञानिक महाद्वीपीय विस्थापन की सच्चाई को अब पुनः मानने लगे हैं। लेकिन उस टाइम पर तो क्या है, वेगनर भाई इतने ज़्यादा जो वेगनर है उसने इतने ज़्यादा जो है वो नहीं दे पाया था, ठीक है भाई, तथ्य नहीं दे पाया था, लेकिन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन ला दिया, और इसी परिवर्तन की वजह से आज जो महाद्वीपीय विस्थापन है वो पुनः स्थापित हो पाया। वर्तमान में जो है विस्थापन के लिए केवल साक्ष्य नोकदमल
विवादास्पद बिंदु हैं। नवीन शोध अध्यायों में तापीय संवहनीय धाराओं की संकल्पना की विशिष्ट विश्वसनीयता को भी प्लेट विवर्तन के संदर्भ में पुनर्जीवित किया गया है। तो वर्तमान में और भी हुई, तो जो प्लेट्स की गति के लिए जो संवहनीय तरंग थी उनकी भी जो है वर्तमान में जो है खोज की गई, जो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और सत्य हैं। ठीक है, इससे जो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है उसको और ज़्यादा जो है बल मिलता है। इस प्रकार प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर न केवल महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को बल प्रदान किया, वरन इसके द्वारा भूकंप, ज्वालामुखी, द्वीपचाप उपस्थिति आदि अन्य कई क्रियाओं का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप इसको अच्छे से पढ़ें, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है वो मिल सके। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।